बस ये बता दो कि आवाज आ रही है मेरी सबको? तनिष्का, ठीक है। तो जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो काफी बेसिक टॉपिक है। बेसिक एज इन कि हो सकता है डायरेक्टली कोई क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ना आए, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन आगे सारे टॉपिक्स के अंदर ही है, जैसे कि परसेंटेजेस, मिक्सचर्स, पार्टनरशिप्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है क्वेश्चंस का, और हो सकता है कि किसी और टॉपिक के साथ क्लब करके इसका क्वेश्चन आ जाए। तो आज दो टॉपिक्स कर रहे हैं बेसिकली, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर। ये समझते हैं कि तो किसी को कोई डाउट हो बीच में तो टाइप कर देना, तो उस समय हम फिर रुक जाएंगे 2 मिनट। रेशियो होता है कोई भी दो क्वांटिटीज, एनी टू क्वांटिटीज which are represented in the form of a fraction a by b, a by b की तरह उनको रिप्रेजेंट करी जाएंगी, जहां पे a और b दोनों ही जीरो नहीं हो सकते, ठीक है, और a and b are positive integers। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी रेशियो के अंदर अगर वो एक फ्रैक्शन a by b की तरह रिप्रेजेंट किया गया है तो a और b ये दोनों कभी भी जीरो नहीं होंगे, और a एंड b आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। कभी भी किसी भी रेशियो में वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो अगर कभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ऐसा लगता है कि वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो उसको रीचेक कर लेना, क्योंकि नेगेटिव नहीं आनी चाहिए किसी भी रेशियो की वैल्यू। a and b will always be positive integers and will never be zero। ठीक है, कोई भी रेशियो अगर a by b फॉर्म में है तो दो रेशियोज इक्वल भी हो सकते हैं, टू रेशियोज कैन बी इक्वल। ठीक है, काफी जगह पे ये बोला जाता है कि अगर कोई रेशियो है a by b तो a and b should not have a common multiple। ठीक है, मतलब a और b बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए अगर उसको रेशियो बोलना चाहते हैं हम। तो ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। a और b का कोई एलसीएम हो सकता है, मतलब a और b 2/3 भी हो सकता है और 4/6 भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 में रहे। वो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं भी है और दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कुछ एक नंबर मल्टीप्लाइड है दोनों के साथ, तो भी वो रेशियो कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, तो काफी जगह पे कंफ्यूजन रहता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेटा एफिशिएंसी के जो क्वेश्चन होंगे हो सकता है उसके अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे ऐसा कोई चीज पूछ ली जाए। ठीक है, तो अगर दो रेशियोज a बाय b और c बाय d ये दोनों इक्वल है तो इस रेशियो के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। वो प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट इज इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब होता है कि अगर ये रेशियो ट्रू है, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसका रेसिप्रोकल या फिर इसका इनवर्स, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेशियो और द इनवर्स ऑफ दिस रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेटो।
A by B अगर C by D के इक्वल है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट A by C B by D के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, बस एक इक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगाई है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। तो A by C B by D के इक्वल होगा। बस ये पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी अगर कोई बोलता है किसी क्वेश्चन के अंदर तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो इस पे लग सकती है वो है कॉम्पोनेंटो। ये सब याद होगा कि 6th-7th में जब रेशियोज पढ़े थे तो पढ़ा था ये सब कुछ। कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है इफ A by B इज इक्वल टू C by D तो A plus B upon B is equal to C plus D upon D. This is also valid. ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है उसको कहते हैं हम डिविडेंडो। डिविडेंडो मीन्स A minus B upon B is equal to C minus D upon D. This will also be valid. Fifth is a combination of componendo and dividendo. Componendo and dividendo. Componendo and dividendo states कि componendo और dividendo दोनों ही चीजें एक साथ हमारे किसी भी एक रेशियो में अगर दो रेशियो इक्वल C माइनस D कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंड जरूरी नहीं है कि ऊपर प्लस नीचे माइनस ही हो रहा हो। अगर ऊपर माइनस रख देंगे तो भी वो वैलिड है। ठीक है, विच ऑल्सो इम्प्लाइज कि अगर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो हमने यूज कर लिया है तो उसका इन्वर्टेंडो भी ट्रू है, विच इज ओके। ये भी तो दो इक्वल रेशियोज ही हैं एक तरह से। तो ये these are the 5 important properties which or important operations which can be applied to 2 equal ratios। अगर दो equal ratios हैं तो ये 5 operations उन दो equal ratios पे apply कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज ऐसे आता है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए if you are given a question that let's say आपके पास एक रेशियो है x by y is equal to 3/1 and you are asked to calculate x cube minus y cube upon x cube plus y cube, right? तो इन ऐसे किसी क्वेश्चन के अंदर हो सकता था ये कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ फिगर होती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी हो सकता था कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक ऑपरेशन होता। तो उस टाइम पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर ऐसा दे रखा है तो सिंपल कि आप एक्स और वाई में पावर लगाओ, ट्वेंटी सेवन अपॉन 1 और फिर आप एक्स कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज कर लो which means x cube minus y cube upon x cube plus y cube is equal to 27 minus 1 upon 27 plus 1 26 by 28, right? ऑल्दो ये बहुत ही कम लेवल का क्वेश्चन है, ये कैट में तो नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी और एग्जाम जैसे कि एनमैट स्नैप जहाँ पे बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ठीक है, अभी तो बेसिक समझ रहे हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन से हम समझेंगे। तो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, proportion is basically the ratio of ratios। ठीक है, अगर हमारे पास दो रेशियोज हैं a by b और c by d, तो अगर इन दो रेशियोज का रेशियो होगा तो दिस विल बी कॉल्ड अ proportion, which can also be written as a is to b proportion c is to d। अगर हम इस तरीके से प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हमने अभी किया है a is to b proportion c is to d, यहाँ पे a को बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, b is second proportion, C third proportion and D is fourth proportion, right? इसी तरीके से अगर ऐसा
होता कि प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके का होता जहां पे बीच की दोनों टर्म्स को बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन द मीन प्रोपोर्शन एंड सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज है कि अगर इस तरीके से लिखा जाता है और बीच वाली टर्म कॉमन हो, मतलब कि a बाय बी इज इक्वल टू b बाय सी वाला हो, तो उस केस में a इज टू b प्रोपोर्शन टू b इज टू c अगर है, तो बीच वाली दो टर्म्स को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं और लास्ट टर्म को थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होगी कि आपके पास आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जहां पे आपसे पूछेंगे कि find the third proportion to 2.5 and 3.5। 2.5 एंड 3.5 के लिए आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली मेंशन है कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है टू 2.5 एंड 3.5, तो आपको अपने आप समझ जाना है कि उस केस में जो 2.5 है ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है और 3.5 इज द मीन प्रोपोर्शन और हमें यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन को मीन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी। अगर इस तरीके से हम दो रेशियोज को लिखें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो अभी हम जब आगे जाके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये सब पढ़ेंगे तो वहां पे हमें समझ आएगा कि एनीथिंग which is an under root of two numbers multiplied together, इस चीज को हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है इस वजह से यहाँ पे जो बीच वाले दो नंबर्स होते हैं इनको मीन प्रोपोर्शन नाम दे दिया गया है। बस यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? सैमसंग, ठीक है, 4.9 इज द राइट आंसर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो आगे चलता है। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख देना। ठीक है, प्रोपोर्शन के बाद इंपॉर्टेंट है समझना वेरिएंस। वेरिएंस एक तरह से प्रोपोर्शन का ही एक सब पार्ट है। तो जहां पे हम ये बोलते हैं कि एनीथिंग क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनेट टू सेकंड क्वांटिटी, वन क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनेट टू अनदर क्वांटिटी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे वो फर्स्ट क्वांटिटी चेंज होगी वैसे वैसे सेकंड क्वांटिटी चेंज होगी। ठीक है, तो वो जो चेंज होता है जो हम ऐसे इन टर्म्स ऑफ, मतलब हम नॉर्मल लाइफ में हम ऐसा बोल देते हैं कि प्रोपोर्शन हम यूज कर देते हैं वर्ड और ऐसा बोल देते हैं कि प्रोपोर्शनेट है, मतलब कि जो जैसे जैसे एक में चेंज होगा वैसे ही दूसरे में चेंज होगा। वो एक्चुअल में उस चेंज का नाम जो होता है वो वेरिएंस होता है, इट्स कॉल्ड वेरिएंस। तो वेरिएंस का मतलब होता है कि अगर हमें बोलते हैं ए वेरीज एज बी, ए बिल्कुल बी की तरह वेरी करता है, करेक्ट? तो इस टाइप का जो वेरिएशन होता है ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। ये भी हमने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा था। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी।
ठीक है, तो ये साइन होता है प्रोपोर्शन का या वेरिएंस का। इस साइन को हटाने के लिए जब भी अगर दो क्वांटिटीज हैं जो आपस में वेरिएंस में डायरेक्ट वेरिएशन में, तो डायरेक्ट वेरिएशन में इस साइन को हटाने के लिए हमेशा इक्वल टू लाने के लिए सेकेंड क्वांटिटी के साथ हमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि हमें ये पता है कि फॉर एग्जांपल बी डबल हो जाएगा तो ए डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने के लिए कि जब बी के एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू पता हो निकालनी हो, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इस कांस्टेंट से हमें यही पता चलता है कि बी डबल होगा तो ए कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, 5 टाइम्स बढ़ेगा, 6 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से जो सेकेंड टाइप का वेरिएशन होता है वो होता है इनवर्स वेरिएशन। दो क्वांटिटीज को इनवर्स वेरिएशन में तब बोलेंगे अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो दूसरी घट रही हो। उसको लिखने का तरीका होता है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, या फिर अगर बी बढ़ेगा तो उस समय ए घटेगा। यहाँ पे भी अगर इस साइन को हटा के इक्वल टू लाना है तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, इट कैन बी अ फ्रैक्शन आल्सो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब रूट भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी एक नंबर हो सकता है, बट वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन में भी हमें वो कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन सब सबके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो बस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कैट में आया हुआ है, लेकिन अभी हम सॉल्व करेंगे तो इजी लगेगा। इसमें लिखा है कि द लखनऊ इंदौर एक्सप्रेस विदाउट इट्स रेक। रेक मतलब जो कि जो भी वेगन्स अटैच होते हैं, इंजन के पीछे जो भी अटैच होता है वो उसका रेक होता है। तो विदाउट इट्स रेक द द लखनऊ इंदौर मतलब कि 24 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड इज डिमिनिश्ड by a quantity that varies as the square root of the number of vehicles attached. ठीक है, तो speed is diminished by a quantity that varies as the square root of the number of vehicle attached. इसका मतलब जो भी हमारी स्पीड है, डिमिनिश मतलब माइनस हो जाना, घट जाना, is diminished by a quantity that varies as the square root of the number of vehicles attached. ठीक है, हमारी स्पीड डिमिनिश हुई है क्वांटिटी से। ठीक है, विच वेरीज। अभी इसके अंदर क्योंकि डायरेक्टली इनवर्सली नहीं लिखा है, इसका मतलब है डायरेक्टली इनवर्सली नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि इट इज डायरेक्टली। ठीक है, आंसर 143 है, पर देख लो कैसे 24 माइनस एस। जब ये इनवर्स का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ,
अब यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ है इफ इट इज नोन दैट विद 4 वैगन्स इट्स स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। जब 4 वैगन्स अटैच होते हैं तो स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है विद 4 वैगन्स। ठीक है, विच मीन्स √4 is 2, तो k is 2। कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। कांस्टेंट की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट था, ये तभी हम ये बता पाएंगे कि जब हमें बिल्कुल ट्रेन को जस्ट स्टार्ट करना है तो उसमें कितने वेगन्स अटैच्ड हो। तो हमारी क्वेश्चन ये बन गई 24 - s इज इक्वल टू 2 √w। अब हमसे पूछा है कि इफ इट इज नो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वेगन्स विच द इंजन कैन जस्ट मूव इज। द इंजन कैन जस्ट मूव का मतलब है कि जीरो से मतलब स्पीड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर हम ये निकाल लें कि स्पीड जीरो कहाँ पे हो रही है तो उससे पता चल जाएगा कि उससे ज्यादा स्पीड अगर चाहिए तो वेगन उससे घटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें एक एक्सट्रीम पॉइंट तो चूज करना पड़ेगा यहाँ वैल्यू डालने के लिए। तो हमने एक्सट्रीम पॉइंट चूज कर लिया 0, कि जहां पे ट्रेन चल ही नहीं पाएगी पहले उतने वेगन्स निकाल लेते हैं। तो हो गया 12 इज इक्वल टू √w। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो w की वैल्यू आएगी 144। ठीक है, तो 144 वेगन्स जब ट्रेन की, ठीक है, लेकिन हमें निकालना है कि नंबर ऑफ वेगन्स विद व्हिच द इंजन कैन जस्ट मूव। तो होगा तो उसके बाद वो करना। ये क्वेश्चन क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। शिवांगी यस सर। क्लियर है? हाँ। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन भेज रहा हूँ जो कि रेशियो का क्वेश्चन है एज सच, और वो उसको रेशियोस को यूज करके सॉल्व करना है। मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि a vessel of capacity 2 liter has 25% alcohol and another vessel of capacity 6 liter has 40% alcohol. So there are two vessels. ये 2 लीटर का है, ये 6 लीटर का है, and alcohol quantity is 24%, 25% in this and 40% in this. ठीक है, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा जाता है कि there is 25% अल्कोहल या 40% अल्कोहल सॉल्यूशन या ऐसा कुछ, तो हम एज्यूम कर लेंगे अपने आप ही कि अगर 25% अल्कोहल है तो बाकी का जितना भी 75% है वो वाटर है। ठीक है,
तो अगर 2 लीटर्स में 25% अल्कोहल है तो अल्कोहल का क्वांटिटी कितना है? 25% ऑफ 2 विच इज 0.5 लीटर्स। और यहाँ पे अल्कोहल कितना है? 40% ऑफ 6 विच इज 2.4 लीटर्स। ठीक है, अब ये बोला है कि the total liquid of 8 liters was poured out in a vessel of capacity 10 liters। अब एक 10 लीटर्स के वेसल के अंदर ये 8 लीटर पोर किया गया, तो 8 लीटर्स तो इसी से भर दिया गया, और जो बाकी का 2 लीटर्स था इसके अंदर इन्होंने वाटर डाल दिया। ठीक है, व्हाट इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर? न्यू कंसंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोई भी एक लिक्विड या सॉलिड या कुछ भी एक क्वांटिटी, ये होता है क्वांटिटी अपॉन टोटल, टोटल जितना भी मिक्सचर है, टोटल उस मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी इनटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा? अल्कोहल टोटल, इस टोटल वेसल के अंदर टोटल लिक्विड तो 10 लीटर्स है, 8 लीटर्स ऊपर से आया था और 2 लीटर्स पानी हमने ऊपर डाल दिया, टोटल सॉल्यूशन इज 10 लीटर्स। और अल्कोहल कितना है? अल्कोहल इज 0.5 लीटर्स इस वाले से आया था जो लेफ्ट वाला हमारा वेसल था, और 2.4 लीटर्स सेकेंड वेसल से आया, विच मीन्स 2.9 लीटर्स इन 10 लीटर्स ऑफ टोटल मिक्सचर। तो इसकी कंसंट्रेशन कितना हो गया? इनटू 100%, विच मीन्स 29%। ठीक है, ये क्लियर है? मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने भेज दिया है, वो भी देख लो। तो क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन्ड है कि A and B are two alloys in which the ratio in gold and copper are 5:3 and 5:11 respectively। तो दो अलॉयज हैं A and B जहां पे गोल्ड और कॉपर का रेशियो यहाँ पे 5:3 है और यहाँ पे 5:11 है। If these equally amount of two alloys are melted and made alloy C, यहाँ पे इसका और इसका इक्वल अमाउंट अगर मेल्ट करके एक अलॉय C बना दिया जाए, तो पूछा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन दिस अलॉय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने का तरीका ये है, ए और बी इक्वल अमाउंट में यहाँ पे लाए जा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ए बी एक्स और बी बी एक्स, किलोग्राम, ग्राम या कोई भी यूनिट बनाओ, वो मिक्स किया गया। एक्स कैन बी एनी यूनिट, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ए एक्स अमाउंट में मिक्स किया गया है तो गोल्ड यहाँ से आ रहा है हमारे पास, तो जब भी रेशियो में कोई भी चीज, कोई भी दो क्वांटिटीज मेंशन होती हैं, फॉर एग्जांपल हियर गोल्ड एंड कॉपर आर 5:3 इन रेशियो इन एन अलॉय, या फिर अगर कोई मिक्सचर में दो क्वांटिटीज होती तो उस केस में हम इस तरीके से लिखते हैं
कि अगर हमें सिर्फ गोल्ड की एब्सोल्यूट क्वांटिटी चाहिए हो, गोल्ड का एब्सोल्यूट क्वांटिटी इज रिटन एज 5 तो उसका अपना रेशियो अपॉन टोटल रेशियो 5 + 3 विच इज 5/8 ऑफ एक्स। और अगर हमें कॉपर निकालना हो तो कॉपर निकलेगा 3/8 एक्स। ठीक है, अपना रेशियो अपॉन टोटल रेशियो। तो ये अब गोल्ड की एब्सोल्यूट गोल्ड कितना है उसके अंदर। अब एक्स अगर 5 लीटर्स या 5 ग्राम्स होता तो गोल्ड 5/8 × 5 ग्राम्स की क्वांटिटी में होता उस अलॉय के अंदर। ठीक है, तो या जो फर्स्ट सॉल्यूशन था उससे तो गोल्ड और कॉपर इतना निकल के आया, इसको G1 C1 लिख देते हैं। और जो सेकेंड अलॉय था उससे 5/16 एक्स और कॉपर आया 11/16 एक्स। ठीक है, अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन अलॉय सी, सो वी नीड टू कैलकुलेट टोटल गोल्ड अपॉन टोटल कॉपर। ऐसा ही पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ गोल्ड टू द मिक्सचर, पूरा मिक्सचर। उस केस में हम गोल्ड ऊपर लिखते और टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी नीचे लिख देते। तो क्वेश्चन को बहुत ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वो गोल्ड इज टू कॉपर पूछा गया है, या गोल्ड इज टू कंप्लीट मिक्सचर पूछा गया है, या कॉपर इज टू कंप्लीट मिक्सचर पूछा गया है, और उसी हिसाब से आंसर को वहां पे मार्क करके आना। अब इसका ना टोटल गोल्ड हो गया 5/8 एक्स प्लस 5/16 एक्स अपॉन टोटल कॉपर हो गया 3/8 एक्स प्लस 11/16 एक्स। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा इनमें, तो अपने आप ही इसका गोल्ड और कॉपर का कुछ एक रेशियो निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है? नीलेश क्लियर है? पूरा क्वेश्चन ही नहीं देखा? अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर ही है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसका मेंशन है the milk and water in a mixture are in the ratio 7:5. When 15 liters of water are added to it, the ratio of milk and water in the new mixture becomes 7:8. The total quantity of milk of water in the new mixture is, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा। तो मिल्क एंड वाटर
7:5 के रेशियो में, ठीक है। इसके अंदर 15 लीटर्स वाटर ऐड किया गया और नया रेशियो 7:8 हो गया, ठीक है। तो देयर आर 2 ways टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एक तो नॉर्मल और एक जो ट्रिक है, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका तो यह है कि 7:5 इनिशियल रेशियो था, तो इनिशियल रेशियो 7:5 था और कॉमन रेशियो हम ऐसा करते हैं ना, छोटे होते हैं कि लेट कॉमन रेशियो भी x और फिर रेशियोज को 7x 5x लिख देते हैं, वैसे ही कॉमन रेशियो x लेके मिल्क हो गया 7x, वाटर हो गया 5x, ठीक है। तो मिल्क 7x, वाटर 5x और वाटर के अंदर 15 लीटर ऐड भी हो गया, तो उस केस में नया रेशियो बन गया 7:8। इसको जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 5 आ रहा होगा, इस x का वैल्यू 5। अब पूछा है कि हाउ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज, ठीक है। तो x अगर 5, x अगर वाटर या फिर x की वैल्यू अगर 5 है तो इनिशियल वाटर था 5 × 5 25 लीटर्स, उसके अंदर ऐड हो गया 15 मोर लीटर्स, तो टोटल हो गया 40 लीटर्स, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, जहाँ पे एक इनिशियल रेशियो दे रखा है, उसका कुछ भी ऐड किया है और नया रेशियो एक बन के आ जाता है। तो नॉर्मल उस रेशियो को पहले लिखो, एक्स लिखे मल्टीप्लाई कर देना, बिना एक्स से लिखा तो फिर सॉल्व, तो मिल्क भी यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी जैसे मिल्क नहीं दिया हुआ, सिर्फ वाटर दिया हुआ है, तो वाटर के अंदर 15 लीटर्स ऐड करके नए रेशियो के इक्वल कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ओरिजिनल कैपेसिटी ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर आया, 15 लीटर ऐड किया गया और 40 लीटर्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आ गया, ठीक है। ये तो एक तरीका है, लेकिन इसका सेकेंड वे ये है, जो ट्रिक है वो ये कि जब हमारा इनिशियल रेशियो 7:5 था, ठीक से समझना, इनिशियल रेशियो was 7:5, 15 लीटर वाटर ऐड किया और 7:8 हो गया, ठीक है। इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, ये 5 से 8 ही तो हुआ है, ये 7 तो सेम ही है, 7 सेम ही है क्योंकि मिल्क भी ऐड नहीं किया गया। अगर ये 5:8 हो गया, इंक्रीज यहाँ पे रेशियो का हुआ, तो इसका मतलब 3 पॉइंट इंक्रीज हुआ जब 15 लीटर्स ऐड किया गया, which means 1 point is equal to 5 लीटर्स, है ना। अगर 8.5 लीटर्स है तो 8 पॉइंट्स 40 लीटर्स होगा। तो ये सिर्फ क्वेश्चन बढ़ते बढ़ते ऐसे सॉल्व कर सकते हो कुछ, 7:5 से 7:8 हो गया, 3 पॉइंट इंक्रीज हुआ है वाटर वाली साइड से, वो इसलिए था क्योंकि 15 लीटर्स ऐड हुआ, तो 15 लीटर की वैल्यू ही 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट की वैल्यू 5 लीटर्स हो गई, ठीक है। टोटल वाटर जो है मिक्सचर में वो 8 पॉइंट्स है, तो मतलब 8 × 5 40 लीटर्स वाटर मिक्सचर के अंदर होगा। अगर ऐसा, ये ट्रिक तभी वैलिड है जब कोई एक रेशियो वो कांस्टेंट है, अगर दोनों रेशियोज चेंज होंगे तो ये ट्रिक वैलिड नहीं है, फिर ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। दिस ट्रिक इज ओनली वैलिड व्हेन one of the ratio changes and one remains the same. If both the ratios are changing, तो उस केस में we cannot use this trick, we'll have to stick to this method.
बट फिर भी वैसे तो ये मेथड भी बहुत बड़ा नहीं है सोचा जाए तो। अभी तुमने पेपर के अंदर कॉमन रेशियो M7x W5x ये सब नहीं लिखना है, तुम्हें तो बस इक्वेशन बनानी है और उसको फटाफट से सॉल्व करके निकाल देना है, ठीक है ना। तो ये तो मैं बहुत ज्यादा समझा रहा हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ, तो पेपर में तो इतना लिखना नहीं है, कम से कम लिखना या कम से कम हाथ का यूज करना है। तो उस समय तुम्हें सिर्फ इक्वेशन लिख के सॉल्व ही करना है, तो छोटा ही मेथड है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ वहां पे स्ट्राइक कर जाए तो फिर अच्छा है, बेटर है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तनिष्का, ठीक है। तो अब थोड़ा नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं जो कि मिक्सचर्स का कंसेप्ट है। तो नॉर्मली तो अब ये समझ आ गया ना कि मिक्सचर्स को क्या जो जो भी रेशियो वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने मिक्सचर्स के अंदर रेशियोज के थ्रू ही सॉल्व किया है, अगर वो क्लियर है तो अब मिक्सचर्स के अंदर कुछ दो तीन टाइप्स के क्वेश्चन और होते हैं जो कि हम अभी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज मैं पहले बता देता हूँ रेशियो का ये कंसेप्ट। मान लेते हैं कि देर आर टू रेशियोज, एक है A:B है 2:3 एंड B:C है 5:7, ठीक है। तो A:B:C क्या होगा? अगर ऐसा कुछ भी सॉल्व करना पड़ता है तो उस केस में हम ये करते हैं कि जो भी हमारा कॉमन पार्ट होता है रेशियो का, दोनों ही रेशियोज के अंदर, ठीक है, दोनों रेशियोज के अंदर जो कॉमन पार्ट होता है B, इसको एलसीएम लेके सेम करते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो ये पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A:B बन जाएगा 10:15 और B:C बन जाएगा 15:21। So the goal is to make the common part of both the ratios equal. यहाँ पे हमने 15-15 इक्वल कर दिया, so A:B:C would be 10:15 21, ठीक है। तो बस ये, तो आते हैं मिक्सचर्स पे। मिक्सचर्स के अंदर वैसे देखा जाए तो दो टाइप के मेजर क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो क्वेश्चन देख लो और उसी के साथ में मैं फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो मैंने क्वेश्चन भेज दिया है मिक्सचर्स का, बोल वो क्वेश्चन पढ़ लो, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं जो ट्रिक है वो भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ साथ में। तो क्वेश्चन है कि टू वेसल्स A and B containing milk 8:5 and 5:2 respectively. The ratio in which these two mixtures be mixed to get a new mixture containing 69 3/13
ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, ऐसा 69 3/13, 69 3/13% मिल्क इज। तो ठीक से समझना, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। तो पहले मैं एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ और फिर वो ट्रिक, जो ट्रिक यहाँ पे यूज होगी जो कि इंपॉर्टेंट है मिक्सचर्स के लिए समझना, वो ट्रिक बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि दो मिक्सचर्स हैं हमारे पास ए बी, जिसके अंदर मिल्क 8:5 और 5:2 के रेशियो में है। तो मान लेते हैं दूसरा जो लिक्विड है वो वाटर है, मिल्क है इसके अंदर 8:5 और यहाँ पे है 5:2। The ratio in which these two mixtures be mixed to get a new mixture containing इतना मिल्क। मान लेते हैं ए से x लीटर्स आया, बी से y लीटर्स आया, जो भी हमारा नया मिक्सचर बना उसे a से x, b से y लीटर्स निकल के आया। अगर a से x लीटर्स आया है तो मिल्क कितना आया, 8/13x, और y से सेकेंड मिक्सचर से मिल्क कितना आया, 5/7x। टोटल मिल्क ये आ गया दोनों मिक्सचर से, सॉरी x नहीं y, 5/7y, क्योंकि b तो y लीटर्स आ रहा है। Total milk is 8x/13x from the first mixture and 5/7y from the second mixture। और क्योंकि इसके अंदर पूछा गया है कि मिल्क कितना परसेंटेज है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में हमारा टोटल मिक्सचर आएगा which is x plus y लीटर। We'll do this question with elevation trick बता दूंगा। 5/7y मिल्क से और टोटल मिक्सचर x/y, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन मिल्क का कितना है, 69 3/13। अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे 69 into 13 plus 3, this comes out to be 900/13%, ठीक है ना, परसेंट का 100 नीचे ले आए। तो बस इसको सॉल्व कर लोगे तो x/y का कुछ एक रेशियो यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो है जो इसको करने का नॉर्मल मेथड है। अगर इस मेथड से सॉल्व करते हो तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा होंगी इसके अंदर। जो दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का वो ये है ए बी, दो मिक्सचर्स, यहां पे ए के अंदर मिल्क कितना है, मिल्क है 8/13 और बी के अंदर मिल्क कितना है 5/7। तो ये क्वेश्चन जब भी हम, जो भी मैं मेथड बता रहा हूं, तो यहाँ पे जो जिन भी हमें दो चीजों का रेशियो निकालना है, वो रेशियो दो मिक्सचर्स का हो सकता है, वो रेशियो दो टाइप ऑफ हो सकता है, दो टाइप ऑफ मिल्क का रेशियो हो सकता है दो टाइप ऑफ मिक्सचर्स का रेशियो हो, या दो टाइप ऑफ मेटल्स का रेशियो हो जो एलॉय बना रहे हो। तो जिन भी दो मेटल्स का दो मिक्सचर्स का रेशियो हमें चाहिए, तो उसमें से जो ऊपर न्यूमिनेटर में होना चाहिए वो लेफ्ट साइड में लिखना है, जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए वो राइट साइड में लिखना है। मतलब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर a/b निकालना है बेसिकली, तो a लेफ्ट साइड पे लिखा, b राइट साइड पे लिखा। तो क्रॉस बनाओ, और मिल्क, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है वो मेंशन्ड है मिल्क की क्वांटिटी, कि वो 69 1/13% हो जाती है, तो हमने यहाँ पे भी मिल्क की क्वांटिटीज ही लिखी है, ठीक है। मिल्क की क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी लिखी, और बीच में टारगेट क्वांटिटी लिखो। टारगेट क्वांटिटी मतलब इन दोनों को मिक्स करके जितनी हो जानी चाहिए, विच इज 69 3/13, विच वॉज 900/13%, उसको रेशियो में लिखें तो 9/13।
ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो ही लिखना, क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो लिखे गए हैं, परसेंटेज में नहीं लिखा गया। अगर परसेंट में लिखा जाता तो परसेंट लिख देते, तो रेशियो में लिखा गया तो इधर भी रेशियो लिख देना। एक्चुअल क्वांटिटी ए में कितनी है मिल्क की, बी में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एंड में कितनी चाहिए, 9/30। तो क्या करना है, आप यहाँ पे इन दोनों को माइनस करो, किसको भी किसी से माइनस कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि जो आंसर आए अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो भी उसको पॉजिटिव में ही लेना। 5/7 माइनस 9/13, ठीक है। और यहाँ पे भी दो को माइनस कर दो, किसी को भी किसी से माइनस कर सकते हो, ये ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी से किसी को भी माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव में आए तो नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव में ही लेना। यहाँ पे आंसर आएगा 2/91, यहाँ पे आंसर आएगा 1/30, ठीक है। तो A/B हो जाएगा, जो ये वहां पे आया है वो ऊपर लिख दो, और जो यहाँ पे आया है उसको नीचे लिख दो, विच इज 2/7, ठीक है। मिल्क की एक्चुअल क्वांटिटीज उसी तरीके से लिखनी है जहां जोन सा हमें रेशियो यहाँ पे निकालना है, इसको भी बीच में टारगेट क्वांटिटी लिखनी है, यहाँ पे माइनस कर देना है इन दोनों को, इधर माइनस कर देना है इन दोनों को, किसी भी सीक्वेंस में माइनस कर सकते हो, बस नेगेटिव नहीं लेना। जो भी आंसर आया, तो इस अंदर या इस मेथड के अंदर अगर किसी को डाउट है तो बताओ। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ये मेथड यूज करोगे तो बहुत लोग एक गलती करते हैं, तो वो गलती मत करना। वो गलती ये है कि हमें मिल्क और यहाँ दोनों जगह पे हमने मिल्क यूज किया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि तुम्हें बोला जाता ए में जो रेशियो था वो 8:5 का था, बी के अंदर रेशियो 5:2 का था, और फाइनल रेशियो कुछ 9:4 का चाहिए था, ठीक है, मिल्क और वाटर का ही। मिल्क और वाटर का रेशियो, ऐसा अगर क्वेश्चन होता कि मिल्क और वाटर 8:5 यहाँ पे है, 8 और 5:2 यहाँ पे है, और फाइनल रेशियो 9:4 का चाहिए, ठीक है। तो ये वाले रेशियोस इस फॉर्मूला, इस ट्रिक के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। हमेशा ही जो यूज करना वो एक ही क्वांटिटी को यूज करना, या तो यहाँ पे मिल्क को यूज कर लेना या वाटर को यूज कर लेना अगर रेशियो निकालना है, लेकिन दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मिल्क 13/7, सिर्फ मिल्क को ही रेशियो नहीं लिख सकते हो। एक क्वेश्चन अभी भेज रहा हूँ फिर से, एक बार उसको भी सॉल्व करके दिखा दो। एग्जैक्टली सेम ट्रिक लगेगा वहां पे भी।
यहाँ पे दो क्वांटिटीज को मिक्स किया जा रहा है, दो टीज है, दो टाइप्स ऑफ टी है बेसिकली, और एक 192 पर केजी है, एक 150 पर केजी है। सही है। काफी जगह पे लिखा देखोगे कि तो ये वाला ठीक है, तो किसी भी जगह पे ऐसा लिखा जाता है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ चीपर लिखो, फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डियरर लिखो, फिर ये लगाओ, ऐसा ऐसा करो। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ चीपर, कॉस्ट ऑफ डियरर, ये सब ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि रेशियो निकालना किसका है। जैसे टाइप ए टू टाइप टी निकाल, टाइप 2 निकालना है, जहाँ पे टाइप ए है 192 वाला, तो 192 को ही लेफ्ट साइड पे लिखो, और टाइप बी अगर 150 वाला है या टाइप सेकंड 150 वाला है तो उसी को राइट साइड पे लिखो। आंसर आया सबका? वन 192, 150, टारगेट है 192.4, ठीक है। तो यहाँ माइनस करो 42.4, इधर माइनस करो 0.4, सॉरी 194.4, 194.4, तो 44.4, इधर 2.4, और इसका रेशियो निकालो। हाँ हाँ हाँ, we need to make profit, तो gives a profit of 20%, ठीक है। ये एक चीज मैं बता देता हूँ अभी, कैसे परसेंटेजेस को यूज करना है ताकि जल्दी से आंसर्स आ जाए। अगर मान लेते हैं कि जैसे क्वांटिटी x, ठीक है, और वो क्वांटिटी x को हमने बढ़ाया है 10% से, तो न्यू क्वांटिटी x प्लस 10% ऑफ x लिख सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, विच इज 1 लिख दो, पॉइंट लगा दो, और जितना ही परसेंट से बढ़ा है वो लिख के x लगा दो, ये इसकी न्यू क्वांटिटी हो जाएगी।
अगर 10% से इंक्रीज हुआ है, अगर 20% से इंक्रीज हुआ होता कोई चीज तो 1.2x हो जाएगी। अगर 5% से इंक्रीज हुई है कोई चीज तो वो 1.05x हो जाएगी। 50% से हुई है तो 1.5x हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे क्या था इस क्वेश्चन के अंदर 194.4 पे इनको प्रॉफिट हो जाता है ऑफ 20%। ठीक है, तो प्रॉफिट 20% मतलब अगर एक्स सीपी है प्रॉफिट 20% का हो गया 1.2 है ना, किसी की 20% ज्यादा पॉइंट अपॉन 1.2। लेकिन कंसेप्ट क्लियर है? अगर कंसेप्ट में कोई डाउट है तो वो पूछ लो। शिवांगी, ठीक है। तनिष्का, ऐसे वाले क्लियर है आप? मतलब एटलीस्ट ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने भेजा है अभी। अभी क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि 8 liters are drawn from a cask filled with wine and then filled with water. ठीक है, this operation is performed 3 more times. The ratio of the quantity of wine now left in the cask to that of total solution is 16:81. How much wine did the cask hold originally? तो मिक्सचर्स का तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो यहां से निकल के आता है। मान लेते हैं एक वेसल है और ये वेसल कंप्लीट मतलब ये वेसल फिल्ड है विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड। वो प्योर लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, वाइन हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि इस केस में वाइन है। ठीक है, ये वेसल है, प्योर लिक्विड से फिल्ड है, और मान लेते हैं कि इस वेसल में x लीटर्स लिक्विड है। इस वेसल में से कुछ अमाउंट इस लिक्विड का निकाला जाता है y लीटर्स, और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और लिक्विड के साथ। A quantity of y liters is removed from this vessel of pure liquid and this it is replaced with another liquid. तो जब ये x लीटर के वेसल से y लीटर निकाला जाता है, इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। कितने भी टाइम्स हो सकता है वो प्रोसेस, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो मान लेते हैं कि n इज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स जो इसके अंदर हुए हैं, या नंबर ऑफ रिपीटेशंस जो भी। तो आफ्टर दोस रिपीटेशंस प्योर लिक्विड
इन द वेसल, जो प्योर लिक्विड, जो इनिशियली एक लिक्विड जो इसके अंदर था, उसकी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, एक कोई रेशियो नहीं है, ठीक है। प्योर लिक्विड इन द वेसल, इसका फॉर्मूला होता है x, जो x टोटल लिक्विड था यही वाला, 1 माइनस y अपॉन x पावर n, ठीक है। प्योर लिक्विड इन द वेसल, जो क्वांटिटी होगा वो होगा x इंटू 1 माइनस y अपॉन x टू द पावर n। और अगर रेशियो पूछा गया है, रेशियो ऑफ प्योर लिक्विड टू दैट ऑफ टोटल सॉल्यूशन या टोटल क्वांटिटी, वो होता है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स पावर n। ठीक, कुछ नहीं किया, बस x को नीचे ले आए एक तरह से। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है कि 8 liters are drawn from a cask filled with wine and then filled with water. This operation is performed 3 more times. The ratio of quantity of wine now left in the cask to that of total solution is 16:81. तो यहाँ पे x हमें निकालना है, ठीक है ना। How much wine did the cask hold originally? और y की हमें वैल्यू पता है, y is 8 liters, और n भी हमें पता है कि एक बार तो पहले किया ये रिप्लेसमेंट वाला काम, और दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, तो टोटल n हो गया हमारा 4, 4 बार ये काम किया जा रहा है। अब इस हमें मेंशन ये भी है कि द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन द cask टू दैट ऑफ टोटल सॉल्यूशन, तो हमें ये चीज दे रखी है एक तरह से, which is equal to 16/81। करेक्ट। तो इसकी पावर 4 है, तो 16/81 को भी हम पावर 4 में लिखने की कोशिश करते हैं, विच इज पॉसिबल। तो 2/3 का पावर 4 है, 1 माइनस 8/x 4 कैंसिल, यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो जब x कैलकुलेट कर लोगे, वही इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया। ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चन, ये दोनों फॉर्मूलास और ये क्वेश्चन, ये क्लियर है। बहुत ध्यान रखना कि काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड हो इन द एंड द रेशियो ऑफ प्योर लिक्विड या रेशियो ऑफ वाइन टू रेशियो ऑफ वाटर, ये भी मेंशन हो सकता है कई बार कि रेशियो वाइन टू रेशियो ऑफ वाटर, और कई बार बहुत जल्दी में लोग वही रेशियो को यहाँ पे पुट कराते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशियो ऑफ वाइन टू रेशियो ऑफ वाटर नहीं है यहाँ पे रेशियो ऑफ वाइन टू टोटल सॉल्यूशन। तो वहाँ पे रेशियो ऑफ वाइन निकालने के लिए पहले रेशियो ऑफ वाइन और वाटर को ऐड कर देना। जैसे अगर मान लो 5:2 है फॉर एग्जांपल, तो 5/7 लिख के आना, यहाँ पे 5:2 के साथ सॉल्व कर दोगे और वो वाला आंसर भी ऑप्शंस में होगा, ठीक है। या फिर नन ऑफ दीज होगा, या कुछ भी ऐसा कुछ लिखा होगा, तो ऐसी गलती मत करना। हमेशा यहाँ पे रेशियो ऑफ प्योर लिक्विड टू टोटल सॉल्यूशन ही लिखा जाता है। कोई डाउट? तनिष्का, क्लियर है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस? ठीक है। अभी ठीक है, तो कंसेप्ट वाइज तो रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर्स के अंदर कंसेप्ट इतना ही है। सिर्फ अब ये है कि जो इसके वर्कशीट्स हैं रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर्स के,
वो वर्कशीट कर सकते हो और फिर मुझसे फिर से डाउट्स पूछ सकते हो। बस एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो तनिष्का अपने वाले डाउट्स बता दो एक बार, जो से डाउट्स हैं वो ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन फिर से भेज रहा हूँ सबको। हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा है कि इनवर्ट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड with milk costing ₹12 per liter to obtain a mixture worth ₹8 per liter। ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है, ये assumption होता है हमारा कि ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर जो प्राइस ऑफ वाटर होता है, अगर द कॉस्ट ऑफ वाटर है, वो हमेशा हमें जीरो लेना होता है। ठीक है। तो प्राइस ऑफ वाटर जीरो लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, पर करना तो वैसे ही है इस तरीके से। हमसे पूछा गया है इनवर्ट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क, वाटर बी मिक्स विद मिल्क। वाटर का प्राइस 0, मिल्क का 12 और मिक्सचर का होना चाहिए 8। ठीक है। तो ये 4, ये 8, तो वाटर इज टू मिल्क होना चाहिए 4/8 या फिर 1/2। ठीक है। तो ये प्राइसेस के साथ भी हम ये वाला जो ट्रिक है या जो स्टेप है वो हम यूज कर सकते हैं। प्राइसेस, क्वांटिटी, कोई भी एब्सोल्यूट टर्म के साथ, बट नॉट विद एनी रेशियो। ऐसा दो चीजों का रेशियो के साथ यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो अभी आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लो। अगर नहीं है डाउट तो फिर मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, वो फिर से देख लेना, दोबारा से एक बार पूछ लेना मुझसे कोई डाउट हो तो। साथ में इस सेशन से रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं वो मैं भेज देता हूँ, वो वर्कशीट्स करके फिर से दोबारा एक डाउट सेशन ले लेंगे ताकि ये डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सेशन खत्म कर, कोई डाउट है या फिर खत्म कर दें? ठीक है। शिवांगी, cool। तो मैं अभी थोड़ी देर में वर्कशीट भेज दूंगा एक सेशन आउट के बाद। ठीक है। ओके, बाय गाइस।